नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि सिख पर टिप्पणी विवाद में हुई एफआईआर तो राहुल गांधी ने तोड़ी चुप्पी, कहा बीजेपी मेरे बयान पर फैला रही है झूठ। खबर में आगे जिक्र होगा कि कांग्रेस के प्रचार को धार देने जम्मू कश्मीर पहुंचेंगे मल्लिकार्जुन खड़गे, कहा राज्य का दर्जा बहाल करना हमारी प्राथमिकता। इसी के साथ खबर में आगे जिक्र होगा कि लड्डू विवाद के बाद 34,000 मंदिरों को नया आदेश, कर्नाटक सरकार ने लिया बड़ा फैसला। खबर में जिक्र होगा कि प्रसाद को अपवित्र करने की खबरें परेशान करने वाली तिरुपति लड्डू विवाद पर राहुल गांधी का बयान। इसी के साथ आगे आपको बताएंगे कि उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार में अपराधियों का भाजपाईकरण हो गया, अखिलेश यादव ने दिया है यह बयान। दोस्तों, इसी प्रकार की तमाम बड़ी खबरें आपके लिए लेके आए हैं, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन कि कृपया करके वीडियो को कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। बीजेपी मेरे बयान पर फैला रही झूठ, सिखों पर टिप्पणी विवाद में हुई एफआईआर तो राहुल गांधी ने तोड़ी चुप्पी। जी हां दोस्तों, लोकसभा में विपक्ष नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की ओर से अमेरिका में सिखों पर दिए गए बयान को लेकर बीजेपी हमलावर है। बीजेपी के नेताओं ने इसे लेकर देश के कई राज्यों में राहुल गांधी के खिलाफ मामला भी दर्ज करवाया है। इसी बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अमेरिका में दिए अपने भाषण का वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए सफाई दी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी अमेरिका में मेरे बयान के बारे में झूठ फैला रही है। मैं भारत और विदेश में रहने वाले सिख भाई बहन को से पूछना चाहता हूं, क्या मैंने जो कहा है उसमें कुछ गलत है? क्या भारत ऐसा देश नहीं होना चाहिए जहां हर सिख और हर भारतीय बिना किसी डर के अपने धर्म का पालन कर सके? कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आगे कहा कि बीजेपी हमेशा की तरह झूठ का सहारा ले रही है। वो मुझे चुप कराने के लिए बेताब है क्योंकि वो सच बर्दाश्त नहीं कर सकते, लेकिन मैं हमेशा उन मूल्यों के लिए बोलूंगा जो भारत को परिभाषित करते हैं, विविधता में हमारी एकता, समानता और प्रेम। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। कांग्रेस के प्रचार को धार देने जम्मू कश्मीर पहुंचे मल्लिकार्जुन खड़गे, कहा राज्य का दर्जा बहाल करना हमारी प्राथमिकता। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष ने जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए शनिवार को बीजेपी से सवाल करते हुए कहा कि राज्य को कभी भी केंद्र शासित प्रदेश में नहीं बदला गया। हम पूछ रहे हैं कि आपने जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा क्यों नहीं दिया? आपके पास सारी शक्तियां हैं, फिर वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि कांग्रेस की प्राथमिकता जम्मू और कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करना है। उन्होंने कहा कि राज्य को पहले कभी केंद्र शासित प्रदेश में नहीं बदला गया है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हमने 7 गारंटियां घोषित की हैं। हमारी प्राथमिकता जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल करना है। दूसरी गारंटी एक स्वास्थ्य बीमा योजना प्रदान करना है जो केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में प्रत्येक परिवार को 25 लाख रुपए का कवरेज प्रदान करेगी। जम्मू कश्मीर के लिए कांग्रेस पार्टी के वादों को बताते हुए उन्होंने कहा कि परिवार की महिला मुखिया को 3,000 रुपए का मासिक लाभ दिया जाएगा। महिलाओं को 5 लाख रुपए का ब्याज मुक्त ऋण भी दिया जाएगा। खड़गे ने कहा कि ओबीसी को संविधान में निहित उनके अधिकार मिलेंगे। जब हम सत्ता में आएंगे तो 1 लाख नौकरियां खाली होंगी, उन्हें तुरंत अधिसूचित करेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष ने भाजपा पर केंद्र शासित प्रदेश के लिए कुछ नहीं करने का आरोप लगाया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। लड्डू विवाद के बाद 34,000 मंदिरों को नया आदेश, कर्नाटक सरकार ने लिया बड़ा फैसला। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर आंध्र प्रदेश के तिरुपति मंदिर में मिलने वाले लड्डू प्रसाद के घी में जानवरों की चर्बी मिलने की बात से हर कोई परेशान है। इसे हिंदुओं की आस्था पर बड़ी आंच कहा जा रहा है और वहीं इस विवाद के बाद अब कर्नाटक भी एक्शन में आ गई है। दोस्तों, आपको बता दें कि कर्नाटक सरकार भी एक्शन में आ गई है। दोस्तों, आपको बता दें कि कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार ने एक निर्देश जारी किया है जिसमें राज्य के मंदिर प्रबंधन निकाय के अंतर्गत आने वाले सभी 34,000 राज्यों में नंदिनी ब्रांड के घी का इस्तेमाल अनिवार्य किया गया है। कर्नाटक सरकार के नए निर्देश के अनुसार उसके अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सभी मंदिरों को मंदिर के अनुष्ठानों जैसे कि दीपक जलाना, प्रसाद तैयार करना और दसोहा भवन में केवल नंदिनी घी का इस्तेमाल ही करना होगा। कर्नाटक सरकार ने मंदिर के कर्मचारियों को आदेश दिया है कि वो ये सुनिश्चित करे कि प्रसाद की गुणवत्ता से कभी समझौता ना किया जाए। कर्नाटक राज्य के धार्मिक बंदोबस्ती विभाग के तहत सभी अधिसूचित मंदिरों में सेवाओं, दीपकों और सभी प्रकार के प्रसाद की तैयारी और दसोहा भवन में केवल नंदिनी घी का उपयोग करने का निर्देश दिया गया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। प्रसाद को अपवित्र करने की खबरें परेशान करने वाली तिरुपति लड्डू विवाद पर राहुल गांधी का बयान। जी हाँ दोस्तों, आंध्र प्रदेश के तिरुपति बालाजी मंदिर के लड्डुओं के घी में मछली के तेल और जानवरों की चर्बी को पुष्टि होने के बाद से सियासी उबाल जारी है। आंध्र प्रदेश सरकार ने दावा किया है कि जिस घी से लड्डू तैयार किए जाते हैं उसमें मिलावट पाई गई है। ये मिलावट पिछली सरकार के दौरान दिए गए
गए घी के ठेके के चलते हुए इसको लेकर अब कांग्रेस सांसद और नेता विपक्ष राहुल गांधी का बयान भी सामने आया है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि तिरुपति के श्री वेंकटेश्वर मंदिर में प्रसाद को अपवित्र करने की खबरें परेशान करने वाली हैं। भगवान बालाजी भारत और दुनिया भर में लाखों भक्तों के लिए पूजनीय देवता हैं। ये मुद्दा हर भक्त को दुखी करेगा और इस पर गहनता से विचार किए जाने की आवश्यकता है। भारत भर के अधिकारियों को हमारे धार्मिक स्थलों की पवित्रता की रक्षा करनी होगी। दोस्तों, आपको बता दें कि लड्डुओं को तैयार किए जाने वाले घी पर लगे आरोपों पर केंद्र सरकार ने आंध्र प्रदेश सरकार से रिपोर्ट मांगी है और जांच के बाद कार्रवाई का भरोसा दिया है। लेकिन इस खुलासे के बाद एक तरफ देश भर में सनातनियों के बीच आक्रोश का भाव नजर आ रहा है। भोपाल जैसे कुछ शहरों में विरोध प्रदर्शन भी हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक अर्जियां दी जा रही हैं। दूसरी ओर राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप भी जारी है। बीजेपी नेता ने दोषियों को फांसी की सजा देने की मांग की है। कांग्रेस ने सीएम नायडू पर सवाल खड़े किए हैं कि 3 महीने तक सीएम ने खुलासा क्यों नहीं किया। कांग्रेस ने सीबीआई जांच की मांग भी की है तो जगन मोहन रेड्डी ने कहा कि 100 दिन की नाकामी छुपाने के लिए चंद्रबाबू नायडू ने निराधार आरोप लगाए हैं। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार में अपराधियों का भाजपाईकरण हो गया है, अखिलेश यादव का बयान। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने शुक्रवार को सत्तारूढ़ भाजपा पर बढ़ते अपराध को लेकर जोरदार हमला बोला और कहा कि उत्तर प्रदेश के अपराधी कहीं गए नहीं हैं बल्कि उनका भाजपाईकरण हो गया है। शुक्रवार को सपा मुख्यालय से जारी एक बयान में अखिलेश यादव ने कहा कि अपराध और कानून व्यवस्था पर जीरो टॉलरेंस का बीजेपी सरकार का दावा फेल हो चुका है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। आरजेडी ने बीजेपी को दिया बड़ा झटका, नेता ने थाम लिया लालू की पार्टी का साथ। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि बीजेपी के जिला महामंत्री राकेश विश्वास ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से पिछले दिनों इस्तीफा दे दिया था। शुक्रवार को वो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से मिलने के बाद उनके निर्देश अनुसार राजद की सदस्यता उन्होंने ग्रहण कर ली। राजद प्रदेश कार्यालय पटना में अपने दर्जनों समर्थकों के साथ प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह व राष्ट्रीय महासचिव भोला यादव के समक्ष राजद में शामिल हुए। इस अवसर पर जोकीहाट से राजद विधायक शहनवाज आलम, पूर्व विधायक नरपतगंज अनिल कुमार यादव, राजद प्रदेश सचिव मेदिनी कृष्ण उर्फ टीपू यादव, राजद अत्यंत पिछड़ा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष समेत कई नेता मौजूद थे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। हरियाणा में संजय सिंह ने किसान आंदोलन के बहाने बीजेपी को घेरा, किसानों को क्या मिला, ये सवाल पूछा। जी दोस्तों, हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी फुल फॉर्म में नजर आ रही है और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने यमुनानगर के जगाधरी विधानसभा में रोड शो किया। सोहना में आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने आम आदमी पार्टी उम्मीदवार धर्मेंद्र खटाना के पक्ष में समर्थन में सभा को संबोधित किया। दोस्तों, संजय सिंह ने बीजेपी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि जनता बीजेपी के 10 साल के कुशासन को खत्म करने जा रही है। सोहना से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार धर्मेंद्र खटाना को यहां की जनता विजयी बनाकर विधानसभा भेजने जा रही है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। किसान नेता राकेश टिकैत के खिलाफ दर्ज होगा मुकदमा, कोर्ट ने पुलिस को किया तलब। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत मुश्किल में पड़ सकते हैं। उनकी मुश्किल बढ़ सकती है क्योंकि राकेश टिकैत के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने को कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया है। कोर्ट ने प्रार्थना पत्र के बाद थाना पुलिस से जवाब भी तलब कर लिया है और अब सभी की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि आखिर नियत की गई तारीख पर क्या हो सकता है। फिलहाल ये मामला सुर्खियों में बना हुआ है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। सीट शेयरिंग के लिए महाविकास अघाड़ी में लंबी चर्चा, सहमति से बना एक्सचेंज फार्मूला, छोटे दल भी हुए शामिल। महाराष्ट्र चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर। जहां दोस्तों, विधानसभा चुनाव में सीट शेयरिंग को लेकर महाविकास अघाड़ी में लंबी बैठक चली। बैठक के बाद कांग्रेस के नसीम खान ने दावा किया कि बैठक बहुत ही सकारात्मक रही। सभी ने अपने अपने दावे पेश किए जिस पर चर्चा हुई है। उन्होंने कहा कि सीट बंटवारे को लेकर महाविकास अघाड़ी में कोई विवाद नहीं है। चुनाव की घोषणा से पहले हम लोग उम्मीदवारों की पहली लिस्ट भी जारी कर देंगे। शुक्रवार को ही बैठक में कांग्रेस, शरद पवार की एनसीपी, उद्धव सेना के नेता सहित दूसरे छोटे दलों के नेता शामिल हुए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। 1 करोड़ नए मेंबर बनाएगा आरजेडी। दिल्ली में लालू तो पटना में तेजस्वी के हाथ अभियान की कमान। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि राष्ट्रीय जनता दल ने इस बार 1 करोड़ नए लोगों को पार्टी से बतौर सदस्य जोड़ने का लक्ष्य तय किया है। गुरुवार को दिल्ली और पटना से पार्टी का सदस्यता अभियान शुरू किया गया है। इसके साथ देश के 20 राज्यों में पार्टी का सदस्यता कार्यक्रम शुरू हो गया है। पटना में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने प्रदेश राजद कार्यालय के कर्पूरी सभागार में पार्टी के सदस्यता अभियान की शुरुआत की तो दिल्ली में राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू यादव ने बिहार में अगले साल विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। इसके मद्देनजर पार्टी ने सदस्यता अभियान में पूरी ताकत झोंक दी है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। दिल्ली में आतिशी राज, मुख्यमंत्री के रूप में संभाली कमान। सभी मंत्रियों ने भी
ली शपथ। जी हाँ दोस्तों, अरविंद केजरीवाल के शीर्ष पद से इस्तीफा देने के बाद आतिशी ने शनिवार को राजनिवास में एक समारोह के दौरान अपने नए मंत्रिपरिषद के साथ दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। पार्टी द्वारा घोषित की गई नई मंत्रिपरिषद में नए शामिल हुए सुल्तानपुर माजरा विधायक मुकेश अहलावत के अलावा मंत्री गोपाल राय, कैलाश गहलोत, सौरभ भारद्वाज और इमरान हुसैन शामिल हैं। आपको क्या कुछ लगता है दोस्तों, कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। मोदी सरकार के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंची झारखंड सरकार। जी हाँ दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के कोलिजियम की सिफारिश पर सरकार कब तक फैसला ले, इसकी कोई निश्चित समय सीमा तय नहीं है। इसीलिए ऐसा भी देखा जाता है कि कोलिजियम की सिफारिशों पर सरकारें कभी कभी देर तक कोई फैसला नहीं लेती। लेकिन अब इस मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई गई है। गुहार किसी और ने नहीं बल्कि एक राज्य सरकार ने लगाई है। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने। उसका आरोप है कि झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की नियुक्ति में केंद्र सरकार जानबूझकर देर कर रही है। झारखंड सरकार ने केंद्र सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। हमारे सहयोगी की रिपोर्ट के मुताबिक हेमंत सोरेन सरकार का आरोप है कि केंद्र सरकार जस्टिस MS रामचंद्र राव को झारखंड हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने के सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के 11 जुलाई के प्रस्ताव को लागू करने में जानबूझकर देरी कर रही है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। हरियाणा में चुनाव से पहले 3 करोड़ कैश जब्त। पुलिस क्या करती है इन पैसों का, किसकी जेब में जाती है रकम? जी हाँ दोस्तों, चुनाव चाहे लोकसभा का हो, विधानसभा का या फिर किसी ग्राम पंचायत का, इसे जीतने के लिए सभी दल पैसों का जमकर इस्तेमाल करते हैं और इस पर रोक लगाने के लिए चुनाव आयोग भी अभियान चलाकर अवैध रूप से ले जाए जा रहे पैसों को जब्त करता है। अक्टूबर की शुरुआत में हरियाणा और जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव होने हैं और इस बीच हरियाणा पुलिस ने गुरुवार को गुरुग्राम में 2.80 करोड़ रुपए की नकदी पकड़ी है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर पुलिस इस रकम का करती क्या है और आखिर में ये पैसा किसकी जेब से जाता है? चुनाव आयोग रुपए के दम पर इलेक्शन को प्रभावित करने से रोक लगाने के लिए इस तरह के कदम उठाता है और इस साल खत्म हुए लोकसभा चुनाव में भी देश भर में करीब 4,650 करोड़ रुपए की नकदी जब्त की गई थी और 5 साल पहले 2019 में खत्म हुए लोकसभा चुनाव में भी 3,475 करोड़ की नकदी जब्त की गई थी। अब हम आपको बताते हैं कि आखिर जब्त की जाने वाली इस नकदी का क्या होता है। दोस्तों, आपको बता दें कि सबसे पहले आपके लिए ये जानना जरूरी है कि चुनाव के दौरान पकड़े गए पैसे जरूरी नहीं है कि मतदाताओं को बांटने के लिए ही जा रहे हैं और इस दौरान कोई बिजनेस के लिए तो कोई अन्य किसी काम के लिए भी नकदी लेकर चल सकता है। ऐसे में अगर कोई व्यक्ति ये साबित कर देता है कि वो किस काम के लिए पैसे ले जा रहा है और इसका कानूनी स्रोत भी बताता है तो उसे रकम वापस कर दी जाती है। आपको बता दें कि इस तरह की रकम को काले धन की श्रेणी में रखा जाता है। जाहिर है कि इनकम टैक्स कानून के तहत ये धन अवैध होता है और इसे इनकम टैक्स विभाग को सौंपना पड़ता है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। सुप्रीम कोर्ट ने CBI को लगाई कड़ी फटकार। पश्चिम बंगाल से जुड़ा है मामला। जी हाँ दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को CBI को कड़ी फटकार लगाई और साथ ही कहा कि यह नहीं हो सकता है कि आपके अधिकारी किसी विशेष राज्य को पसंद नहीं करते। शीर्ष अदालत ने यह टिप्पणी चुनाव के बाद पश्चिम बंगाल में हुई हिंसा के मामले को लेकर की, जिसमें CBI ने अपनी याचिका में केसों को ट्रांसफर पश्चिम बंगाल से किसी दूर राज्य में करने की मांग की थी। याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने CBI को कड़ी फटकार लगाई। शीर्ष अदालत ने कहा कि ऐसा माहौल बनाया जा रहा है जैसे कि पश्चिम बंगाल में न्यायपालिका दुश्मनीपूर्ण हो गई है। CBI ने दायर याचिका कर चुनाव के बाद हिंसा मामले के 40 से ज़्यादा मुकदमों को पश्चिम बंगाल के बाहर ट्रांसफर करने की मांग की थी। केस की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह अदालत की अवमानना का मामला है। CBI को फटकार लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह नहीं हो सकता कि आपके अधिकारी किसी विशेष राज्य को पसंद नहीं करते, उन्हें इससे राज्य की न्यायपालिका पर आक्षेप लगाने की अनुमति नहीं मिलती। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जांच एजेंसी याचिका के माध्यम से न्यायपालिका पर आक्षेप लगाते हुए निंदनीय आरोप लगा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि याचिका में कह रहे हैं कि जज गलत तरीके से जमानत दे रहे हैं। इस तरह आप सभी कोर्ट को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। आप जजों की इमेज को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इस पर CBI की ओर से ASG SV राजू ने कहा कि यह अर्जी सही से ड्राफ्ट नहीं की गई है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए नए सिरे से अर्जी दाखिल करने को इजाज़त दी है। वहीं पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हिंसा भड़की थी। कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश के बाद इन घटनाओं की जांच CBI को सौंपी गई थी। CBI का कहना है कि राज्य का माहौल ठीक नहीं है। निष्पक्ष सुनवाई के लिए केसों को राज्य से बाहर ट्रांसफर करने की आवश्यकता है। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। जम्मू कश्मीर को देने के लिए कुछ नहीं, PM मोदी पर बरसे उमर अब्दुल्ला। पाकिस्तान को दी नसीहत, अपना घर संभालो। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर पलटवार करते हुए कहा कि वो जम्मू प्रांत में बढ़ती आतंकी हिंसा पर चुप रहते हैं।
लेकिन वंशवादी राजनीति पर जोर देते रहते हैं। उनके पास जम्मू कश्मीर की जनता को देने के लिए कुछ नहीं है। साथ ही उन्होंने अनुच्छेद 370 पर पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि पाकिस्तान को अपना घर संभालना चाहिए, उसे जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनावों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कर्मचारियों ने दिखाई आंख, भजनलाल सरकार की वादा खिलाफी के विरोध में मनाया ज्ञापन दिवस और दी चेतावनी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि राजस्थान का कर्मचारी एक बार फिर सरकार की वादा खिलाफी के चलते आंदोलन की राह पर है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की वेतन विसंगति संबंधित सिफारिशों को 1 सितंबर 2024 से लागू करने की घोषणा के बाद भी समिति की सिफारिशों को सार्वजनिक नहीं किए जाने से प्रदेश के कर्मचारी संगठन नाराज हैं। इसी वादा खिलाफी के विरोध में अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ के आह्वान पर शुक्रवार को प्रदेश भर के सभी जिला मुख्यालय पर ज्ञापन दिवस मनाया गया। इसमें जिला कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। साथ ही महासंघ ने चेतावनी दी है कि अगर सरकार द्विपक्षीय वार्ता के लिए तैयार नहीं होता है तो वो आंदोलन के लिए आगे मजबूर होंगे। दोस्तों, एकीकृत महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष गजेंद्र सिंह राठौर ने बताया कि 29 जुलाई 2024 को वित्त व विनियोग विधेयक पर चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने घोषणा की थी कि गत सरकार की ओर से गठित कर्मचारी वेतन विसंगति परीक्षण समिति की वेतन सुधार वेतन विसंगति संबंधी से सभी सिफारिश को 1 सितंबर 2024 से लागू कर दिया जाएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। यूपी में दांव पर लगी सीएम योगी, शिवपाल सिंह यादव और अजय राय की प्रतिष्ठा, 3 सीटों पर सियासी संग्राम। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में आने वाले दिनों में 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं और इन 10 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, इंडिया गठबंधन और बहुजन समाज पार्टी ने अपने हिसाब से तैयारियां शुरू कर ली हैं। इस तैयारी के बीच बड़े नेताओं ने अलग अलग सीटों पर खुद मोर्चा संभाल लिया है। सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ पूरे जी जान से मिल्कीपुर जीतने के लिए मेहनत कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के गढ़ मैनपुरी की करहल की सीट की जिम्मेदारी चाचा शिवपाल यादव के कंधों पर है। साथ ही यूपी कांग्रेस के मुखिया अजय राय को मंझवा सीट की जिम्मेदारी दी गई है और इन दिग्गजों के कंधों पर इन सीटों की जिम्मेदारी से इनकी साख भी दांव पर लग गई है। अयोध्या की मिल्कीपुर सीट की बात करें तो भाजपा ने इसे प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया है। वर्ष 2017 में सत्ता में आने के बाद से अयोध्या में विकास के नए आयाम लिखने की शुरुआत से लेकर राम मंदिर को लेकर आए फैसले के बाद राम मंदिर निर्माण के साथ अयोध्या के हो रहे विकास के दावों के बावजूद अयोध्या लोकसभा सीट हारने का झटका पूरी भारतीय जनता पार्टी को लगा है। सीएम योगी आदित्यनाथ अब किसी भी हाल में इस सीट को अपने खाते में करना चाहते हैं। योगी आदित्यनाथ के कंधों पर मिल्कीपुर और कटेहरी की जिम्मेदारी मिली है। मिल्कीपुर सीट अब हॉट सीट बन गई है और इस सीट को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार मेहनत कर रहे हैं और यहां का 3 बार दौरा कर करोड़ों की योजनाओं की सौगात मिल्कीपुर को दे भी चुके हैं। तो करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। ध्यान भटकाने के लिए लाया गया 1 नेशन 1 इलेक्शन, सरकार की कोई तैयारी नहीं, टीएस सिंहदेव का बयान। जी हां दोस्तों, छत्तीसगढ़ के पूर्व उप मुख्यमंत्री एवं दिग्गज कांग्रेस नेता टीएस सिंहदेव ने गुरुवार को 1 नेशन 1 इलेक्शन और मल्लिकार्जुन खड़गे और जेपी नड्डा के बीच हुए हालिया पत्राचार को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी। केंद्र सरकार द्वारा गृह मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में 1 नेशन 1 इलेक्शन को लेकर एक और कमेटी बनाई गई है और कहा जा रहा है कि जल्द ही इस संबंध में बिल को सदन में पेश किया जाएगा। इस पर कांग्रेस नेता ने कहा, यह एक अपरिपक्व कदम है, कमेटी को पहले बनाना चाहिए था, कैबिनेट से पास कराने के बाद कमेटी बनाने का क्या औचित्य है। कांग्रेस नेता ने कहा कि पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाकर इसको कैबिनेट से पास करवाया गया और अब आप एक और कमेटी बना रहे हैं। इसका मतलब कोविंद जी का योगदान काफ़ी नहीं है। अगर देश के लिए कोई नीति बन रही है तो चर्चा और विचार पहले होना चाहिए। ये दिखाता है 1 नेशन 1 इलेक्शन को लेकर उनकी तैयारी नहीं थी, इसको सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए लाया गया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खत लिखकर भाजपा नेता द्वारा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को लेकर दिए गए तथाकथित विवादित बयान का जिक्र किया था। इसको लेकर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने गुरुवार को खड़गे को पत्र लिखकर राहुल गांधी और अन्य कांग्रेस नेताओं द्वारा पीएम मोदी को लेकर कहे गए अपशब्दों को याद दिलाया। इस पर टीएस सिंहदेव ने कहा कि जान से मारने की बात किसी ने नहीं कही, जीभ काटने की बात किसी ने नहीं कही, मोदी जी को आतंकवादी किसी कांग्रेस ने नहीं कहा। गोधरा कांड का जिक्र करते हुए कांग्रेस नेता ने कहा कि गोधरा कांड के समय मोदी जी मुख्यमंत्री थे, लेकिन क्या किसी ने देशद्रोही कहा, आतंकवादी कहा? लेकिन उनकी तरफ से ये पर्सनल स्टेटमेंट देना कि जो तेरी दादी के साथ हुआ वो राहुल गांधी के साथ होगा, मतलब इंदिरा गांधी की हत्या की गई थी तो राहुल गांधी के साथ भी ऐसा ही होगा क्या? पुलवामा आतंकी हमले और एयर स्ट्राइक के मुद्दे पर कांग्रेस नेता ने कहा कि एयर स्ट्राइक में कितने आतंकी मारे गए थे, इस पर आर्मी और अमित शाह का स्टेटमेंट अलग अलग था। उस समय कांग्रेस ने ये नहीं कहा था कि उसको आर्मी पर विश्वास नहीं है, बल्कि कांग्रेस ने सच्चाई सामने लाने की बात कही थी और कांग्रेस ने क्या पूछा था इस बात को सही तरीके से सामने नहीं लाया गया। दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा।
करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कांग्रेस 7 गारंटी से जीत लेगी हरियाणा चुनाव, 10 साल का सूखा होगा खत्म, गेम चेंजर बनेंगे वादे। जी हां दोस्तों, हरियाणा चुनाव के लिए कांग्रेस ने 7 गारंटियों का ऐलान किया है। पार्टी ने 300 यूनिट बिजली मुफ्त, 25 लाख तक मुफ्त चिकित्सा के साथ महिलाओं को हर महीने 2000 रुपए देने का ऐलान किया। इसके साथ ही 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने का भी वादा किया है। यही नहीं, विधवा महिलाओं, दिव्यांगों और बुजुर्गों को हर महीने 6000 रुपए पेंशन दी जाएगी। कांग्रेस ने गरीबों के लिए 100 गज के प्लॉट देने का भी ऐलान किया है। इसके साथ ही कांग्रेस ने 2 कमरों का मकान बनाने के लिए 3.5 लाख रुपए देने का भी वादा किया है। आरक्षण के मसले पर बड़ा ऐलान करते हुए कांग्रेस ने क्रीमी लेयर की सीमा 10 लाख करने की बात कही है। वहीं फसलों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदने का वादा किया गया है। नौकरी के मामले में कांग्रेस ने 2 लाख सरकारी पदों को भरने का वादा किया है। लेकिन हरियाणा में चुनाव जीतने के लिए क्या ये गारंटियां काफी होंगी? क्या महिलाओं को सीधे पैसे देने का फायदा कांग्रेस को मिलेगा? इन सब बड़े सवालों के जवाब कुछ ही दिनों में चुनाव के नतीजों के साथ आएंगे।